नमस्कारम। फेमटेक एक ऐसा शब्द है जो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, कई सारे देश आज वो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो महिला के स्वास्थ्य के लिए काम आएगी। पर क्या ये भारत के लिए वैसा ही रहेगा? हमें लगता है शायद नहीं। पर इसका कारण है, इसके पीछे एक कारण है। भारत की 40% महिला टीयर 3, टीयर 4 रीजन्स में रहती है। हम अर्बन सेटिंग में बैठे हुए, शहरों में बैठे हुए टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो यहाँ की महिलाओं के लिए शायद सही हो, पर जब तक हम उन्हीं जिलों में जाकर, उन गांव में जाकर महिलाओं से बात नहीं करते, उनके चैलेंजेस को नहीं समझते, ये नहीं समझते कि वो टेक्नोलॉजी उन तक कैसे हम पहुंचा सकते हैं उन्हीं की भाषा में, तब तक फेमटेक भारत में सफल शायद ना हो। इसी को जानने के लिए आज हमारे बीच मध्य प्रदेश शहर की एएनएम वर्कर श्री रजनी जी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे, ये समझेंगे कि जो गांव में महिलाएं रहती हैं उनकी आमतौर पर जीवन शैली कैसी रहती है, उन्हें हेल्थ की क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरीके से हम वो एक टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो कि सिर्फ अर्बन सेटिंग में रहती हुई महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि गांव और जिलों में रहने वाली आमतौर महिलाओं की जिंदगी को कैसे छू सकती है और एक चेंज ला सकती है। तो मिलते हैं श्री रजनी जी से। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे बीच आए ताकि आप अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दें। जी, मैं रजनी राजपूत हूँ। मैं मध्य प्रदेश शासन से स्वास्थ्य विभाग में एक एएनएम कार्य करता हूँ। मेरा काम महिलाओं की देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याओं को सुनना और उनका निराकरण करना है। जी, तो क्या आप हमें ये बता सकती है कि आमतौर पर आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? मेरी दिनचर्या ये है कि मैं मतलब फील्ड वर्क में जाती हूँ, गांव-गांव जाती हूँ मैं, और महिलाओं को इकट्ठा करती हूँ। आशा कार्यकर्ता द्वारा उनको बुलाकर फिर उनकी समस्याओं को सुनती हूँ और उनको समझाती हूँ, समझाइश देती हूँ कि आगे क्या करना आपको। तो आमतौर पर आप कितनी महिलाओं से मिलती है, या फिर अगर आप कितने गांव में जाती है, आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? मैं लगभग 3 से 4 गांव में जाती हूँ, मगर मेरे डे डिवाइड रहते हैं कि मैं किस दिन किस गांव में जाऊंगी, और फिर मैं लगभग एक दिन में 20 से 30 महिलाओं को देखती होंगी। ओके, आपने मतलब बहुत अच्छा लग रहा है जानकर, बट मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने इसकी शुरुआत कब से की और क्या वो थॉट था या क्या अच्छी चीज ने आपको प्रेरित किया कि आपको या महिलाओं के लिए सब कर। मैंने ये शुरुआत 2006 से करी, क्योंकि मैं मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के परेशानियां देखकर मैंने ये जॉब लिया अपने लिए कि उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उनका जीवन कैसा है, अपना जीवन कैसा है और उनका कैसा है, तो उनको भी वो सुविधाएं मिले। तो रजनी जी, आपने इतना काम किया है फील्ड पर, तब से लेके अब तक ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपने देखा है कि आमतौर पर वही ज्यादातर महिलाओं में रहती हैं? महिलाओं पे मतलब उनके पीरियड संबंधी समस्याएं काफ़ी रहती हैं, जिसको बताने में भी झिझकती हैं, और प्राइवेट पार्ट में कोई भी दिक्कत आ जाती है तो वो भी नहीं बताती हैं। वो फिर मतलब बहुत संकोच करती हैं उस चीज़ को बताने में। तो ऐसी समस्याएं अधिकतर रहती महिलाओं में। और उनकी गर्भावस्था से लेकर और गर्भावस्था तो वो मतलब जैसे शुरुआती में हम लोग को बोला गया कि जल्दी से उनको पहचानो गर्भावस्था का, मतलब जल्दी से जल्दी उनमें पहचान करो, तो वो बताती नहीं है। वो मतलब कुछ समझती है कि जल्दी बता देंगे तो कुछ हमारा नुकसान हो जाएगा, कोई छू देगा, कोई ये कर देगा, इस टाइप से उनको वहम रहता है। ये बहुत ही नाजुक चीज है, पर क्या गांव में एक गर्भवती महिलाओं को वो सारी सुविधाएं मिलती हैं? क्योंकि हाइजीन भी एक बहुत बड़ा चीज रहता है जो कि गांव की महिलाओं को शायद नहीं मिलती है। तो उन समस्याओं से वो कैसे डील करती है? उनको तो बहुत समस्याएं रहती है। हाइजीन तो वो मेंटेन मतलब कर भी नहीं पाती हैं। उनको समझाते हैं काफ़ी कि वैसे ऐसे रहो, वैसे रहो, तो मगर वो थोड़ा सा कर नहीं पाती हैं। थोड़ी
पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं रहती हैं, घर का सपोर्ट भी नहीं मिलता है उनको, इस टाइप से वो तो इसमें क्या उनको आर्थिक समस्याएं आती आर्थिक हैं? समस्याएं भी रहती हैं उनके पास। अच्छा, तो रजनी जी, जैसा कि आपने बताया कि उनको गर्भवती की समस्याएं रहती हैं, हाइजीन की भी समस्या है, तो क्या महिलाएं खुद से ही अ, अस्पताल जाती है, या फिर ऐसे कब उनको लगता है कि नहीं अभी अस्पताल जाना जरूरी है? क्या वो बहुत पहले चली जाती है, या फिर वो उसको वेट करती है कि नहीं, जब तक उनको एक लगे नहीं कि सीरियस बीमारी हो गई तभी जाती है? वो जब तक उनको समझ में आता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ है, जब भी वो जा पाती है, और तभी उनके घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। ऐसे वो भी थोड़ी मोड़ी तकलीफों में वो लेके भी नहीं जाते, तो जब ज्यादा उनको हो जाता तभी वो जाती हैंगी, क्योंकि उनको ऐसा है कि थोड़ा मोड़ा तो सहते रहती हैं महिलाएं। ऐसी कोई कहानी है जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगी? अभी मेरे साथ मेरे पास एक महिला थी, आई, उनका मैंने चेकअप किया तो हीमोग्लोबिन उनका 7 ग्राम था। तो मैंने बोला कि आप हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। तो बार-बार कहने पे उन लोगों ने मज़ाक में, मतलब सीरियसली ले नहीं रहे थे वो। फिर बहुत बार मैंने फिर उनके घर गए, हम आशा वर्कर को लेकर उनको और समझाया, उनके घरवालों को समझाया। जब जाके वो 3-4 बार में उसको लेके गए, फिर उसको 2 यूनिट ब्लड चढ़ा और अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैगी। खुद से वो इच्छा नहीं आती खुद से नहीं, वो कितने बार मैंने बोला उसको कि तो मतलब बहुत सीरियस कंडीशन है ये, ब्लड तुम गर्भवती हो, ब्लड होना बहुत ज़रूरी है। मगर वो लोग तो लापरवाही, घर में ये काम है, आज वो काम है, आज ये मेहमान आ गए वो, तो इस कारण वो डिले करती गई और फिर बहुत बाद में गई वो, लेकिन अब वो ठीक है, 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ा उसको, अब ठीक है। ठीक। ऐसा आपने कभी देखा है कि आमतौर जैसे हमने बात करी कि हीमोग्लोबिन की कमी थी, तो पर ऐसे आम तौर पे क्या सारी महिलाएं ही उसको नजरअंदाज कर देती है, या ऐसी कोई पर्टिकुलर बीमारी है कि नहीं ये अगर रहता है तो वो उनको नजरअंदाज कर देती है? जैसे कि आमतौर पे गर्भवती हो तो वो ज्यादा ध्यान रखती है, बट अगर वो नॉर्मल हो तो शायद ना। हाँ, ऐसा है न, गर्भवती थोड़ा ध्यान रखती है, उसको हम लोग भी बहुत बोलते हैं। मगर जो नॉर्मल महिलाएँ रहती हैं, वो तो चेकअप ही नहीं कराने आती, और जैसे अपन को पता भी चल रहा है, थोड़ी-मोड़ी तकलीफ है, तो वो चल रहा है उनका ऐसे। और जब ज़्यादा ही वो भी गंभीर होती हैं, तभी वो भी आती हैं, बाकी ऐसे उनको भी नहीं लगता है कि हम दिखा दें, और कुछ चीज़ें छुपा भी देती हैं वो कि इसका कारण हमने कभी जानने की कोशिश करी? इसका कारण ये है कि महिलाओं का थोड़ा शिक्षित नहीं है महिलाएँ, और इंटीरियर में है बिल्कुल। वहाँ पर उनको कोई भी चीज़ बताने में संकोच होता है। किसी को नहीं बता रही अपनी तकलीफ़ें, घर का सपोर्ट नहीं है, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है। इस टाइप से वो सास जो रहती हैं उनकी मेन वो रहती हैं घर की, तो वो भी नहीं सपोर्ट करती हैं तो महिला हो के ही महिलाओं को। जी। आपने जैसे बताया कि आपने अपने करियर की शुरुआत बहुत पहले ही कर दी थी, तो तब से लेकर आज तक में आपने कुछ ऐसा बदलाव देखा हो? हाँ, मतलब कुछ क्षेत्र में तो बदलाव आया है, जो थोड़े शहर से टच हैं, उनके में तो आया, मगर इंटीरियर में अभी भी वही प्रॉब्लम चल रही है। इंटीरियर क्षेत्रों में, ट्राइबल क्षेत्रों में वही प्रॉब्लम आएगी। तो आमतौर पर रजनी जी, जो महिलाएं ट्राइबल में रहती हैं या फिर थोड़ी बाहर इलाकों में भी रहती हैं, उनकी दिनचर्या कैसी रहती है, मतलब सुबह से लेके शाम तक? उनकी दिनचर्या यही रहती है कि सुबह उठी, फिर उनके यहाँ जानवर वगैरह पले रहते हैं, तो उनकी साफ-सफाई, घर की झाड़ू-वाड़ू, बर्तन ये सब किया। फिर वो खाने में तो 1-2 बजा देती, जब सारा काम घर का निपटा देती हैं, तब तो भोजन करती हैंगी महिलाएँ। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि टाइम पे वो खाना ले ही नहीं रही हैं। तो ऐसी दिनचर्या है, नहा रही हैं तो खुले में नहा रही हैं, तो अच्छे से, मतलब हाइजीनिक तरीके से नहीं नहा पा रही, जल्दी-जल्दी नहा लिया और चले गए। तो ये सब कारण हैंगे उनके। क्या वो खेतों वगैरह में भी जाती है? खेत में भी जाती हैं, कई महिलाएँ खेत में जाएँगी, सुबह से चली जाएँगी, फिर वही 2 बजे लौटेंगी घर। फिर उसके बाद अपने खाने-पीने का प्रबंध कर रही हैं, तो बहुत से पूरा दिन ही ऐसे निकल जाता है उनका। तो ज्यादातर वो अपने
कामों में ही व्यस्त हैं, उनको अपना ध्यान ही नहीं है उनको। जी। तो रजनी जी, हम हाल ही में हमने एक सर्वे भी किया था क्योंकि हम इस काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो हमने ऐसा पाया कि बहुत ज्यादा ही कुपोषण भी है वहाँ की महिलाओं में। तो अगर हम देखा है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बहुत अच्छी फसल होती है, कहते की सबसे अच्छी गेहूं धान उधर ही होती है, तो ये सब होने के बावजूद भी वहाँ की महिलाएं, और मुझे लगता है सिर्फ महिलाएं नहीं बच्चे भी हैं, तो वो कुपोषण का शिकार कैसे हैं? वही कि समय पे खाना नहीं ले रहे हैं, और वहाँ की खेती में को पेस्टिसाइड वगैरह भी डल रहा है। अच्छा। तो उस वजह से वो देखते हैं कि इतना डल रहा है, तो मैंने एक बच्चे से बोला, एक 18-19 साल की लड़की थी, तो उससे बोला मैंने कि आप खड़ी मूंग फुला के खाया करो, तो अच्छा रहेगा पोषण के लिए आपके। तो बोली दीदी मैं देखती हूँ कि यहाँ पर तो उसमें 4-5 बार हम लोग खुद दवाई डालते हैं, तो हम उसको कैसे खा लें, वो कितनी नुकसान, मतलब इतना है उनको कि कितना नुकसान करेगी वो दवाई। तो कुछ ये कारण भी है कि वो खाते हुए मतलब रहते हुए भी नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उधर शायद उनको हाँ धान उगाने की ज्यादा खेती मतलब उपज ज्यादा हो, और वो इस कीटनाशक वगैरह बहुत डालते हैं। अच्छा रजनी जी, हमने ये जाना कि कैसे महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती हैं और कुपोषण भी है क्योंकि वो अपनी फसल नहीं खा रही हैं। क्या यही एक कारण है, आप शायद बेहतर बता सकती है कि मध्य प्रदेश स्टेट का MMR रेट, जो हम कहते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो आज भारत में सबसे ज्यादा है। तो उसके क्या कारण है और क्या हम उसके लिए, जैसे आप महिलाओं से इतनी ज्यादा मिलती है, तो वो गवर्नमेंट शायद कुछ स्कीम्स निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या गैप है कि आज भी मध्य प्रदेश वो शहर है जिसमें बहुत ज्यादा ही वो रेट था? मध्य प्रदेश में एक बात है कि जो MMR बढ़ा हुआ है वो इस कारण कि महिलाएं समय पे अपनी गर्भावस्था को बताती नहीं है। अच्छा। और इस कारण से उनको एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो सबसे बड़ा कारण एनीमिया है। अच्छा। MMR का। और बाकी क्योंकि समय से अगर वो बताएं गर्भावस्था का, तो अपन उसकी महिला की हाइट, वजन, BP सब कुछ नाप के उसकी मतलब उच्च जोखिम के पहचान कर सकते हैं कि वो हाई रिस्क है। अगर हाई रिस्क है तो अपन उसको बार बार चेकअप करेंगे उसका, और सारी चीजें उसकी सही करवाएंगे, अपन हॉस्पिटल उसको रेफर कर देंगे समय से। तो ये सब चीजें वो बता नहीं पाती हैं जल्दी से। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जैसे हम एक प्रोडक्ट बनाने की राह पर है, ऐसा कुछ बनाए जो महिलाओं के ओवरऑल स्वास्थ्य और ऑफकोर्स में गर्भवती महिलाओं के लिए भी ज्यादातर रहेगा, क्योंकि आज हमने देखा है कि पूरे विश्व में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो उसके गर्भवती अवस्था में, पहले ट्रिमेस्टर में, सेकेंड में, थर्ड में, या फिर ऐसा भी कि वो जब वो सोच रही है कि हाँ मुझे अभी होना है, और गर्भवती सिर्फ 9 महीने के लिए नहीं है, और जब भी बच्चे भी हो जाते हैं तो उसके बाद भी उसका ध्यान रखने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि हमें ऐसा क्या बनाना चाहिए या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम उस गैप को पूरा कर सकें? उसको पोषण के बारे में अपन को सलाह देनी पड़ेगी कि तुम समय से पहले तो समय से उठो, समय से खाओ, समय से खाना खाओ, जितना काम हुए वो करो, नॉर्मल जितना भी काम हुए, काम भी मतलब आवश्यकता से अधिक मत करो। ये सब अपन उसको सलाह दे सकते हैं। और चेकअप सबसे जरूरी कि समय से तुम अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाओ अपना गर्भवती का। 3 महीने के पहले तुम रजिस्ट्रेशन करवाओ, उससे तुम्हारी जो भी परेशानियां पूरी होंगी, उनको मतलब कमियों का पता लग जाएगा, समय से उपचार हो जाएगा। तो एज ए ENM वर्कर आपको क्या लगता है कि जब आप गर्भवती महिलाओं से मिलती हैं तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, या आपके पास अगर कुछ ऐसा डिवाइस या टेक्नोलॉजी होती है जिससे आपकी काम में आपको बहुत सहायता मिलती, तो ऐसा क्या हो सकता है? हमारे पास हीमोग्लोबिन मीटर है, हम उनसे खून की चेकअप कर लेते हैं कि कितना उसका HB हैगा,
और बाकी बीप इंस्ट्रूमेंट है, वजन मशीन रहती है, ये सब इतनी चीज़ें तो हम चेक कर लेते हैं। अच्छा। और बाकी चीज़ों के लिए हम उनको फैसिलिटी पे रेफर कर देते हैंगे कि वहाँ जाके चेकअप कराओ। तो रजनी, जैसे आपने बताया कि अब आमतौर पर महिला अपनी गर्भवती अवस्था को पहचानने में देरी कर देती है, तो ऐसी कोई कहानी है आपके पास या कोई किस्सा हो ऐसा जहाँ पे आपने ये देखा हो कि क्योंकि किसी महिला ने समय पर आकर आपको बताया, आपको आग्रह किया, तो उसकी वजह से उसकी गर्भ अवस्था में बेहतरीन डिलीवरी हुई या कुछ ऐसी अनहोनी होने से बच गई? हाँ, आज अभी हमारी फील्ड पे एक महिला थी, उसके जुड़वा बच्चे थे। मतलब जब हमने जल्दी से उसको उसने बताया कि मतलब हम लोगों ने चेक किया तो वो गर्भवती है, फिर उसको सोनोग्राफी की सलाह मतलब देते हैं, तो वो गई तो जुड़वा बच्चे तो मतलब शुरू से उसकी केयर हुई ना, जी, जी। केयर हुई तो वो मतलब स्वस्थ शिशु को उसने जन्म दिया फिर। मतलब समय-समय से उसके चेकअप होते रहे। अच्छा। तब ये जागरूक थी, हाँ। तो ये जल्दी बताने से ये फ़ायदा होता है कि भई समय से उसका उपचार हो गया सही से और आखिरी में सफल डिलीवरी हुई उसकी। जी, जी। अच्छा लगा ये सुन के। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत सारे एनजीओज़ भी होते हैं, कंपनीज़ भी है जो इसी क्षेत्र में काम करती है, तो क्या जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है? हाँ, जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है महिलाओं में, क्योंकि गाँव बहुत इंटीरियर में भी हैं काफ़ी, तो वहाँ वहाँ तक अब जितना पहुँच सकते हैं हम लोग पहुँचते हैं। बाकी उनको अच्छे से समझाने वाला चाहिए इंटीरियर में, क्योंकि वो थोड़ा बहुत में समझ में नहीं आता उनको कि अब हम लोग बोल के आ गए, फिर वो ध्यान दे रही, नहीं दे रही। फिर वहाँ पर समय मतलब पहुँचना भी मुश्किल रहता है हम लोगों का भी 50-55 किलोमीटर पे उनके गाँव बसे हुए हैं वहाँ पर। तो ये कारण भी है, दूर हैं वो। तो एनजीओ वगैरह होंगे तो समय-समय से उनको जाते रहेंगे, उनको पोषण वगैरह देते रहते तो फ़ायदा तो है फ़ोन। जी। तो चलिए अभी हम बात करते हैं जैसे आपने थोड़ी देर पहले ये हमें बताया था कि वो शिक्षित नहीं है, तो अभी हर वर्ग की महिलाएँ गाँव में रहती हैं, तो आमतौर पे क्या चैलेंजेज़ आते हैं? किन वजहों से हम आज उन बेटियों को शिक्षा देने में असफल? आज हम शिक्षा देने में इसलिए असफल हैं क्योंकि जो इंटीरियर में बच्चियाँ हैं, वो उनके स्कूल भी दूर हैंगे। उनको बहुत काफ़ी मतलब 5-6 किलोमीटर पे रहते हैं मिडिल स्कूल, हाई स्कूल। तो 5वीं तक तो सारे मतलब जो प्राइमरी शिक्षा है वो तो ले लेती हैं, वो हर गाँव में स्कूल हैं। बाकी मिडिल और हाई सेकेंडरी के लिए उनको 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो कई फिर इस कारण भी रुक जाती हैं कि उतने दूर माँ-बाप भेजते, सेफ्टी भी इश्यू रहता है अच्छा। कि लड़कियों को उतने दूर भेजना एक रिस्क हैगी। तो कई बच्चियाँ पढ़ पाती हैं, कई नहीं पढ़ पाती हैं, तो वो फिर उनका स्तर गिर जाता है पढ़ाई का, एजुकेशन का। तो क्या आज भी गाँव में हम सेफ्टी या सिक्योरिटी को लेके चिंतित हैं? हाँ, चिंतित हैंगे क्योंकि अब सभी मनुष्य एक प्रकार के नहीं हैं। कुछ अलग-अलग प्रकार के लोग भी हैं, तो कुछ बाधाएँ पैदा करते हैं इस चीज़ में। जी, जी। इसी पर मुझे एक बात याद आई कि जैसे मैं भी एक महिला हूँ, तो जब मैं अधिकतर ज़्यादा काम करती हूँ, तो मैं हमेशा अपने पति से या अपनी सास से, जैसे पहले थी तो पिता से पूछती थी। तो आपको क्या लगता है कि चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित कोई चीज़ हो या शिक्षा जैसी चीज़ हो जाए, तो उसमें घर के लोगों की अनुमति कितनी अनिवार्य होती है? अब यहाँ पर तो गाँव में अनुमति बहुत ज़रूरी है। अगर उन्हें अनुमति दे दी तो वो जाएँगी, नहीं तो मतलब अपने इवन अस्पताल भी नहीं जा रही उनकी अनुमति के बिना। अच्छा। ये कंडीशन हैगी वहाँ पर। ऐसी कोई कहानी या कोई किस्सा जो आपने देखी हो? हाँ, एक महिला का मतलब तबीयत ऐसी आई मेरे पास और उसका उसको कुछ ऐसी कमज़ोरी टाइप की ऐसी लग रही। अब उसको बोल रहे हैं कि जाओ एक बार वहाँ भी दिखाया हॉस्पिटल ज़िले में जाके दिखाया। मगर अब सास है या उसका पति सपोर्ट करने ही तैयार नहीं है। अरे रे!
तो कैसे जाए, वो बार बार हमारे पास आ जाती है। वो अपन से जितना हो सकता अपन करते, मगर फिर उनको मतलब वहां भेजना, उसकी तकलीफें बढ़ती जा रही थी। तो ये कारण तब वो फिर बाद में बहुत हमने उनको बुलाया, फिर भेजाया। ऐसे हमने कहा इसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है, मर ही जाएगी, इस टाइप से तक बोल दिया, तब जाके वो लेके गए। तो रजनी जी, हमने बात की महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके काम का सबसे कठिन हिस्सा क्या है? मेरे काम का सबसे कठिन हिस्सा ये है कि एक तो उतने गांव में दूर जाना मेरे लिए, मैं स्कूटी से जाती हूँ, ट्रेवल करती हूँ इतना, फिर जाके पहुंचना, फिर वहां पर महिलाओं को इकट्ठा करना, बुलाना। कई अपने काम में ही व्यस्त हैं तो समय से आ ही नहीं पा रही हैंगी। अच्छा। फिर आती हैं जैसे तैसे, फिर उनको समझाओ, फिर उन पे काम करो कि भाई तुमको ये सलाह देती हूँ कि तुम ये दवाई खाओ या इस तरह से रहो, या पोषण संबंधी सलाह भी देती हूँ कि ऐसे खाओ, सुबह से उठो, फिर ये खाओ, फिर मतलब समय से लंच भी अपना ले। काम पे ही पूरा ध्यान मत रखो कि काम ही काम तो करना है, मगर अपना भी ध्यान रखते हुए करना है। तो महिलाओं को ये समझाने में भी बहुत दिक्कत होती है, उनको जल्दी समझ में नहीं आता। तो सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि अपन इतनी मेहनत करो और वो लोग उतना मतलब समझते नहीं हैंगे, करते नहीं हैंगे, थोड़ा ऐसे ही ले लेते, हल्के में ले लेते, मगर वो दिक्कत है। तो अभी आप अकेले ही हो या आपके साथ और भी वर्कर्स हैं? हाँ, मेरे साथ आशा वर्कर भी रहते हैं। अच्छा। आंगनवाड़ी वर्कर भी रहते हैं। ओके। तो रजनी जी, जैसे कि आपको सरकार ने ही नियुक्त किया है, तो आपको इन सभी चीजों में सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिलती है? सरकार हमारी बहुत मदद करती है। जैसे हमारी कोई नहीं सुनता तो हम उसका महिलाओं मतलब कुछ लोगों का पंचनामा बना के ऊपर भी भेजते हैं। अच्छा। तो हमारे अधिकारी जो फिर वो भी सलाह देने आते हैं, वे अच्छा। उसको समझाने आते हैं। अगर हमारी बात वो नहीं मान रहे तो हम उनको आगे भी बताते हैं ऊपर कि हमारी ये महिला बात नहीं मान रही है, हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं है। और सरकार हमारी एम्बुलेंस द्वारा भी मदद कर, महिलाओं को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है। अगर कोई दिक्कत है तो फोन 108 बुला सकते हैं हम, फोन करके मतलब महिला को अस्पताल भेजा सकते हैं। जी। सरकार ने कुछ ऐसे नियोजन भी किए हैं क्या, जैसे हम देख रहे थे ब्लड कैंप्स वगैरह होते हैं या फिर डायबिटीज के चेकअप्स? हाँ, सरकार ने अभी होते ही रहते हैं, आयुष्मान शिविर लगते हैं, उसके अंतर्गत हमारे ये ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच होती है, ये तो उसके कैंप लगाते हैं, ये शिविर होते हैं उसके। तो रजनी जी, आप जो भी काम करती है स्वास्थ्य के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए, तो इसमें आपको सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिलता है? सरकार से ये सहयोग मिलता है कि जो गर्भवती महिलाएं मतलब रहती हैं, परेशानी में रही, ज़्यादा दिक्कत है, उनको तकलीफ है, तो 108 एम्बुलेंस के द्वारा उनको अस्पताल भेजाया जाता है और समय से जिससे पहुंच जाती हैं और वहाँ पर उनकी परेशानियों का हल हो जाता है। और हर महीने की 9 तारीख और 25 तारीख को हाई रिस्क महिलाओं की जांचें होती हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। तो वहाँ उच्च स्तर की महिला चिकित्सक आके उनकी जांचें करते हैं। तो भी मतलब सही रहता है कि उनकी मतलब चेकअप सही हो जाता है। तो ये सब निःशुल्क रहता है? निःशुल्क। अच्छा, तो हर महिलाओं के लिए? हर महिलाओं के लिए। तो रजनी जी, जैसे कि आपने बताया हर एक पहलू के बारे में, तो क्या मौजूदा स्तर पर आप कोई ऐप या कोई टेक्नोलॉजी यूज करती हैं? हाँ, मतलब हमारे यहाँ भी अनमोल ऐप चल रहा है। महिलाओं के पूरे मतलब रजिस्ट्रेशन से लेके उनकी पूरी जांचें उसमें हम एंटर करते हैं। तो और उसमें मतलब पूरे चेकअप उसकी पूरी 4 जांचें भरते हैं। अच्छा। तो उससे भी पता चल जाता है कि उस महिला को मतलब पूरे चेकअप हो रहे हैं कि नहीं, और उससे
क्या कमी है, किस चीज़ की कमी है, उसकी पूर्ति होती है। अंत में रजनी जी हम चाहेंगे कि आप अपने निजी जीवन का कोई किस्सा या ऐसी कोई बात है जो आप दर्शकों तक बताना चाहती हैं, वो एक हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें और उस पर भी प्रकाश डालें कि जब हम गांव की महिलाओं की बात करते हैं तो वो ऐसी क्या चीज़ है जो शहर से बहुत ही अलग या विपरीत है। जब 2012 में बहुत इंटीरियर क्षेत्र में हुई थी, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हर्रई जिले में, हर्रई ब्लॉक में, तो मैं हर्रई ब्लॉक की बहुत इंटीरियर गांव में वैक्सीनेशन के लिए जाती थी। जब मैं गई वहाँ वैक्सीनेशन करने, एक जगह बैठी तो मुझे बहुत आवाज़ें आ रही थी पूरे घरों से, क्या आवाज़। तब पता चला कि वो लोग चक्की से कुछ पीस रहे हैं, आटा पीस रहे हैं। वहाँ बाद में और पता चला कि उस गांव में लाइट ही नहीं है। अच्छा, लाइट ही नहीं थी उस समय, मतलब तो लोग घर में ही, मतलब महिलाएं पीसती थी और फिर खाना पकाती होंगी। उस मतलब इतना इंटीरियर, तो मतलब सोच के नहीं लगता है कि अपन ऐसी दुनिया में रह रहे हो, वो लोग ऐसी दुनिया में रह रहेंगे। तो उन लोगों को कितनी जागरूकता की जरूरत है। जी जी। तो रजनी जी इसी से मेरा ये सवाल है आपसे कि ऐसी कोई बात हाँ, जो शायद शहर की महिला या आमतौर पर शहर के लोगों को चौंका दे कि गांव में ऐसा भी होता है। गाँव की महिलाएं जब जब चौंका देती हैं, जब अपन उनसे बोलो कि टाइम से खाना खाओ, और वो कहती हैं कि हम तो दीदी खाना खा ही नहीं पाते हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता खाने का, और वही और गुटखा खा लेती है और उससे सिर्फ उनका पेट भरा रहता है। तो दिन भर ही कुछ नहीं दिन भर नहीं खाएंगी कुछ भी, और वही 2-3 बजे खाएंगी खाना, तो कितना स्वस्थ रहेंगी आप बताइए। ये तो सबसे बड़ी बड़ी, चौंका देने वाली हाँ, है, क्योंकि अगर हम शहर में देखें तो हर 2 घंटे हर 2 घंटे में अपन सुबह नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर को खाना खा रहे हैं, और ये है कि 3 बजे तक इनने कुछ खाया ही नहीं, काम में लगी हैं, वही गुटखा खा के चाय पी के बस। मुझे लगता है इसमें भी जागरूकता की जरूरत इसमें है। अगर जागरूकता की आपको बहुत जरूरत, काम करना है तो पहले खुद का ध्यान रखना पड़ेगा पहले। जी जी। हम अंत करेंगे इसको बस आपसे एक विनती की, आपका कोई मैसेज हो जो आप जितनी भी महिलाएं ये पॉडकास्ट देख रही हैं, चाहे वो शहर की हो या गांव की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप क्योंकि आपने बहुत सच्चाई अपने आंखों से देखा है, शायद वो जिंदगी भी कुछ हद तक जी होगी, तो ऐसा कोई मैसेज जो आप हमारी महिलाओं तक पहुंचाना चाहेंगी। हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि ये महिलाएं हैं, उनको पहले अपने स्वयं का ध्यान रखना चाहिए, तब तो वो अपने परिवार का ध्यान रख सकेंगी, क्योंकि समय से जब वो खाएंगी, व्यायाम करेंगी, तो वो स्वस्थ रहेंगी, और स्वस्थ रहेंगी तो उनकी मनोस्थिति भी सही रहेगी, और वो अपने परिवार वालों का भी ध्यान रख सकेंगी और खुद का ध्यान रख सकेंगी। तो इसी के साथ आज हमने देखा कि अ, जब हम महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो वो केवल पोषण ही नहीं है, उसमें बहुत सारी अलग अलग कड़ियाँ जुड़ती हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी रजनी जी का कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इस पॉडकास्ट में अपनी सारी जीवन की इतनी सारी जो कहानियां हमारे दर्शकों के साथ शेयर करी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।